अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र यानी नम वाले वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जब हम सांस लेते हैं, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। यानी पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ ही चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी भौतिक परिवर्तन होगा तो हम नहीं बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तभी हम कहेंगे कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है? हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ प्रयोग करते हैं। पहले आप एक मैग्नीशियम रिबन की पट्टी लीजिए, एक पतली पट्टी 3 से 4 सेंटीमीटर की। उसको रेगमाल से साफ़ कर लीजिए। रेगमाल से क्यों साफ़ किया जाता है, आगे क्वेश्चन में पता लगेगा हमको। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए, यानी उसको जलाइए। और जब आप जलाएँगे तो वो जलेगा श्वेत लौ के साथ, यानी वाइट कलर की एक आग निकलेगी। और उससे बना जो जलने के बाद जो बनेगा ग्लास में, यहाँ पे जो गिरेगा वो वाइट कलर का ही मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा। चलिए इस प्रयोग को हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है ये प्रयोग। देखिए, हमने मैग्नीशियम रिबन की एक पट्टी ली और पट्टी इसी में से हमने काटी है इस पट्टी को। तो देखिए यहाँ पे 2 mg। अब हम इस मैग्नीशियम को यहाँ पे जलाएंगे। जलाने के बाद जो हमारा उत्पाद बनेगा वो इधर बनेगा। तो हम इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद देखिए हम यहाँ पे इसको जलाएंगे। इसमें आग पकड़ने दीजिए। इसमें आग पकड़ चुका है। अब देखिए जल रहा है पूरी तरह से मैग्नीशियम, वाइट कलर का आग है। तो श्वेत लौ इसको बोलेंगे, श्वेत लौ। अब ये जल चुका है। जलने के बाद हमारा ये वाइट कलर का हो गया है। तो इसी को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, क्योंकि ये ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला है, तो उसने ऑक्सीजन को अपने में ऑब्जर्व कर लिया है, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने प्रयोग में देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बन जाता है। अब हम बहुत से क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे क्रियाकलाप 1.2 में आप परख नली में लेड यानी सीसा का लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए और देखिए क्या होता है। ऐसे ही एक फ्लास्क लीजिए, उसमें आप HCl और या तो HCl ले लीजिए या तो सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, जिसे H2SO4 बोलते हैं। और अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करिए, बताया गया है। जस्ते के दाने ले लीजिए, जो आप बोलते हैं जिंक, उसको उसमें डालिए, देखिए क्या होता है। यही क्रियाकलाप में दर्शाया गया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तब से इसको पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या तो अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या तो रंग में परिवर्तन हो जाए, या तो गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, यानी कि हमारा जो प्रयोग हो उसमें या तो गैस निकले या तो उसका उत्सर्जन हो। तापमान में या तो परिवर्तन हो जाए, तभी हम कह सकते हैं कि वो परिवर्तन हो रहा है। तो यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। दानेदार जस्ते पर HCl, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों लिखा रहता है, यानी तनु यानी कि वो डाइल्यूट रहता है उसमें, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का एकदम पतला वाला अंश लिया जाता है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है। इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्यों निकलती है? जिंक हमारा धातु है, HCl अम्ल है। धातु अम्ल की अभिक्रिया करने पर एक उत्पाद जो बनता है उसमें हाइड्रोजन गैस भी रहती है। चलिए आगे पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण को। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने मैग्नीशियम रिबन का दहन किया था
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया था। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो सकता है। अगर इसी बात को हम वाक्य के रूप में लिखें कि मैग्नीशियम रिबन का किस प्रकार दहन हुआ है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। यानी अगर पूछे कि रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में लिखना, या फिर पूछे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि को क्या बोलेंगे, तो आप शब्द समीकरण बोलेंगे। यही सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया को शब्द समीकरण इस प्रकार होगा: मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा जो वायुमंडल होता है, हम उसमें किसी भी चीज़ को रखें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन आसपास उसके रहती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर उसमें बन गया। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं, यानी कि अभिकारक हमारा लेफ्ट हैंड तरफ रहेगा और तीर के राइट हैंड तरफ उत्पाद रहेगा। इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम उत्पाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग यानी धन का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी धन का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिख दिया जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, ना कि अभिकारक की ओर, तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अगर पूछा जाए कि तीर, जो रासायनिक समीकरण का तीर होता है, वो क्या दर्शाता है, तो आप बोलेंगे अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है कि हाँ, इधर ही अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक समीकरण कैसे लिखें? रासायनिक समीकरण लिखने के बहुत से तरीके हैं, चलिए देखते हैं। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें, तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, तो ये हमारा बन के MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। इनके तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती करें। जैसे मैग्नीशियम के तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1 है, ऑक्सीजन के तत्वों के परमाणु की संख्या 2 है, और यहाँ पे 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन। तो क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। इधर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम इधर भी 1 है, इधर तो ऑक्सीजन 2 है, पर इधर क्यों 2 नहीं है? तो हम तो बोलेंगे कि नहीं समान है। यदि है तो समीकरण संतुलित है। अच्छा, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। हाँ, तो हमारे केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की ये समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण को हम ढांचा समीकरण के रूप में जानते हैं। ढांचा समीकरण के रूप में किसे जानते हैं? जो रासायनिक समीकरण बराबर ना हो उसे हम ढांचा समीकरण कहते हैं। ठीक। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है, क्योंकि वो संतुलित नहीं है। जो संतुलित नहीं रहेगा उसको हम ढांचा समीकरण कहेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जो लेफ्ट हैंड का जो रहेगा मामला, उसका कुल द्रव्यमान राइट हैंड वाले मामले से बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। देखिए, ढांचा यानी कंकाली होता है, तो आप चाहे ढांचा समीकरण बोलिए चाहे कंकाली समीकरण, इन दोनों में से कोई भी नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? कौन सा रासायनिक समीकरण? 1.2 यानी वही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। कैसे हम संतुलित कर सकते हैं, चलिए देखते हैं।
क्रियाकलाप 1.3 में हमने जिंक और HCl और H2SO4 में से कोई एक को लेना था, तो हमने जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और जब अभिक्रिया हुई तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। कैसे बना इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, अभी अभिक्रिया भी दिखाएंगे। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जाता है। जिंक को Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 और फिर उत्पाद इधर ZnSO4 और हाइड्रोजन बन गया। ये कैसे बना, आइए इसको हम अभिक्रिया देखते हैं। सॉरी, ये ओल्ड वाली है। देखिए हमने जिंक लिया, अब जिंक को हम इस नली में डालेंगे। अब देखिए इसमें हमने वही डाला है H2SO4 को। H2SO4 डालने के बाद देखिए इसमें अभिक्रिया होगी। देखिए हाइड्रोजन बबल्स निकलने लगे क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो रही है और जो हमारा नीचे बनेगा वो हमारा उत्पाद हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के अलावा। ये अभिक्रिया दूसरी है, इसको अभी देखेंगे बाद में। तो हमने देखा कि जब जिंक में हमने H2SO4 को डाला तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे थे और इधर जिंक सल्फाइड हमारा निकला था। आइए समीकरण 1.3 के तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करें। अब हमें जिंक और H2SO4 वाली रासायनिक समीकरण की तुलना करनी है। जो जिंक का लेफ्ट हैंड में था वो एक अणु था और राइट हैंड में भी एक अणु। हाइड्रोजन जो था, क्योंकि एक एक तत्व हमें गिनने हैं तो H2SO4 को साथ में नहीं गिन सकते, H अलग होता है, S अलग होता है, O अलग होता है। तो H का लेफ्ट हैंड साइड में 2 अणु था और राइट में भी 2 था। S का भी एक था इधर, उधर भी एक था। O का इधर भी 4 था, उधर भी 4 था, तो ये बराबर है, यानी ये संतुलित है। इसको हम ढांचा समीकरण नहीं बोलेंगे। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe यानी आयरन और H2O। जब आयरन को पानी में डाला जाता है तो क्या होता है हमारा, वो नॉर्मल पानी में आयरन तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप ये जो H2O है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे, H2O का ये गैस रूपी है। गैस रूपी को आप एक उबलता पानी के रूप में मान सकते हैं जो गर्म पानी है। तो पहले हम इसकी अभिक्रिया देखते हैं कि इसमें होता क्या है, कि कैसे बना, क्योंकि इसमें पानी, गर्म पानी में जब लोहा को डालते हैं तो क्या होता है, ये अभिक्रिया आप देखें आगे। देखिए हमने आयरन लिया और ये नॉर्मल वाटर है जिसे हम कोल्ड वाटर कहते हैं। अभी गया इसमें, डोंट रिएक्ट, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, अभी नॉर्मली आयरन पड़ा है इसमें। अब हम इसको गर्म करने की कोशिश करेंगे। हमने हीटिंग लगा दी, हीटिंग कोयल। अब ये पानी उबल रहा है, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल रही है बुलबुले के रूप में। ये दूसरा रिएक्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। हम कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी गिनती उस बॉक्स के अंदर नहीं लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, क्योंकि बॉक्स के अंदर परिवर्तन कर देने से उसके तत्व ही बदल जाएंगे, उसकी संख्या बदल जाएगी। तो असंतुलित समीकरण 1.5 यही है, में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। जैसे Fe अलग तत्व है, H अलग तत्व है, O अलग तत्व है। हमने तीनों की लिस्ट बना ली। लेफ्ट हैंड साइड में Fe एक है, H2, H हाइड्रोजन यानी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और इधर Fe 3 हो गया, बढ़ गया, और जो ऑक्सीजन है वो 4 हो गया और हाइड्रोजन 2 है।
यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन ही संतुलित है और कोई संतुलित नहीं है। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, यानी जो सबसे पहले अधिक है, सबसे ज़्यादा अधिक है, चाहे इधर हो चाहे उधर। कौन सा अधिक है? ये 4 वाला। सबसे पहले हमें इसे ही बराबर करना है। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए प्रारंभ में हम इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि राइट साइड में भी 4 है, इधर 1 है, तो गुणा करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते, जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को। संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ पे गुणा करना नहीं है, वहाँ पे जो है वही रहने देना है। हमको बॉक्स के बाहर करना है, ऐसे बॉक्स बना लेना है और बॉक्स के बाहर करना है। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। क्या अभी भी ये संतुलित है? अभी भी ये संतुलित नहीं है, क्योंकि इधर Fe का 1 है और इधर Fe का 3 है। चरण 4 में हम Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं, क्योंकि अब हाइड्रोजन परमाणु ही सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं, क्योंकि बाईं ओर वो 4 था। कैसे? ये 4 और 2, ये 4 क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए 4 किया, तो ये 4 × 2 8 हो गया, और इधर सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे जब 4 करेंगे तो 4 × 2 ये भी 8 हो जाएगा। इसलिए हमने अब यहाँ पे 4 लिखा, ये आके यहाँ 4 हो गया, तो हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित हो गया। चरण 5 में ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए। अब तक असंतुलित है, जो उसे चुनिए। आप पाएंगे केवल लोहा ही एक ऐसा तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। हाँ, अब लोहा को संतुलित करेंगे। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं, क्योंकि दाईं ओर Fe के 3 परमाणु हैं, लेकिन बाईं ओर Fe का सिर्फ 1 परमाणु है, इसलिए इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंत में इस संतुलित रासायनिक समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या को परिकलन करते हैं। 3Fe 3Fe, 4 दूनी 8H 4 दूनी 8H, 4O 4O। अब यह कम्प्लीटली संतुलित हो गया है। समीकरण 1.9 में दोनों 1.9 यानी ये चीज़ दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। चरण 7 में भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना हम करेंगे। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? नहीं, कहाँ होता है, उसमें लिखा थोड़ी ना था कि कौन सा है, गैस अवस्था में है या किस अवस्था में है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं थी। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, यानी अधिक जानकारी वाला बनाने के लिए, अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाना चाहिए। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव या जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः Gl यानी लिक्विड, Aq यानी एक्वस, ये घुलन अवस्था है, तथा S यानी सॉलिड ठोस से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम Aq लिखते हैं। जल में घोल के रूप में जब हो तभी Aq लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण जब जल में हो तब भी, अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा। Fe सॉलिड में था, क्योंकि हमने आयरन देखा, प्रयोग में आयरन ठोस में था, और H2O बोला था गैस रूप में था, यानी उबलता हुआ था, और ये फिर निकला, ये ठोस ही रहा, और ये जो था गैस के रूप में हाइड्रोजन उड़ गई। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 यानी यह वाली 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया, यानी गैस।
यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे कि दाब, ताप, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और 2H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस को जब 340 एटम प्रेशर पे इसकी अभिक्रिया कराई तो ये क्या बना, CH3OH बना। ये लिक्विड स्टेट में बना। और आप देख सकते हैं ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें भी लिखा रहता है कि सूर्य के प्रकाश में हुआ है, क्लोरोफिल उसको जो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ऐसा नाम लिखा रहता है तीर के ऊपर जो भी क्रिया होती है उसका। अब इन प्रश्नों को भी हम थोड़ा जान लेते हैं। पूछ रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैंने बोला था आगे क्वेश्चन आएगा। क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम जब नॉर्मल ऐसे हवा में रहती है तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसा कुछ बना लेती है। तो अगर हम उसको घिसेंगे नहीं तो वो आग पकड़ने में टाइम लगेगा या फिर नहीं पकड़ेगा, तो उसको घस के पहले साफ़ कर लेते हैं रिगमाल से, फिर उसको जलाते हैं तो बढ़िया से जलता है। इसमें बोला है अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण हमने सीख लिया है, आप बना सकते हैं। इसमें बोला है कि उनकी अवस्था के संकेतों को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी आप बना सकते हैं। अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही मिश्रण से बाहर आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 अथवा 4 में अध्ययन करेंगे। चलिए अब अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं। मैंने शुरू में इसके बारे में बोला था। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया कुछ ऐसा समझ में आ रहा है ना कि जैसे संयोजन, जैसे साथ में संयोजन, कैसा संयोजन करना, साथ में करना ना, कुछ ऐसा है। चलिए पढ़ते हैं क्रियाकलाप से। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। मैं बता दूं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बिना बुझा रहता है, और ये बोल रहा है बुझा हुआ चूना लीजिए, यानी दोनों लीजिए। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने को निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। मैं आपको समझा दूं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये पहले तो नॉर्मल जैसे खाड़ी आपने सुनी है, खाड़ी जैसा रहता है। ये पहाड़ से आता है, क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मल वायुमंडल में रहता है तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ के कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। जब इसमें हम पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा जब खाड़ी में हम पानी डालते हैं तो इसे उबाल जैसा मारता है, मतलब वो कुछ सोख रहा है जैसे, तो सोखते टाइम खुद को गर्म कर लेता है, ऐसे ऊष्मा निकलती है, वही चीज़ बताया गया है, और फिर वो शांत हो जाता है, बुझ जाता है। तो उसी तरह ये भी है, ये बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में तो ऑक्साइड, और जब हम पानी उसमें डालते हैं तो ये क्या होता है, बुझ जाता है, और साथ में हीट भी उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलाकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी कोई दो चीज़ मिलकर एक चीज़ का निर्माण कर रहा है, हीट को थोड़ी ना हम काउंट करेंगे, एक चीज़ का निर्माण कर रहा है तो संयोजन यानी संयोजन हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, जैसे बुझ गया चूना और उसमें पानी हमने डाला था तो एक विलयन की तरह है, उसको कहाँ यूज करेंगे? दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए। किसका? वही कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन हम दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए करेंगे उपयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो बुझा हुआ चूना रहता है वो वायु में उपस्थित वायु में बहुत से तत्व रहते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, बहुत चीज़ रहता है, बहुत सी गैसें रहती हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी रहती है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाए। जैसे आप चूना जानते हैं, चूना आप पोतते हैं, वही चीज़ तो है बुझा हुआ चूना। जब चूना आप पोत देते हैं दीवार पर तो वो जो CO2 हम कहते हैं धूप पड़ी, सूख गया इसलिए ज़्यादा चमकने लगा, लेकिन वो जब CO2 रहती है धीरे धीरे वो अभिक्रिया करती है, चाहे धूप आए चाहे ना आए, जब CO2 रहेगी CO2 से वो धीरे धीरे अभिक्रिया करके वो एकदम वाइट करा देगा। क्यों वाइट करा देगा? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट कलर का चमकीलादार रहता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि घाम धूप आने से वो सफ़ेद हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है तो कितने दिन में? 2-3 दिन बाद। यह भी पूछ सकता है कितने दिन में निर्माण होता है? 2-3 दिन बाद होता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है। देखिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना का घोल एक्यू यानी विलयन जो जल में घुला हुआ है, उसको CO2 जो गैस हमारा वायुमंडल में है वो जब चिपक के धीरे धीरे अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी जो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। ठीक, आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करें। कोयले का दहन। जब आप कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को लेंगे तो ये क्या बनाएगा? CO2। अब इसके लिए हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि CO2 एक रंगहीन गैस है, आप उसे देख नहीं सकते। मैं कार्बन को ऐसे सामने रख दूंगा तो CO2 बनेगा तो कुछ होगा नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा। मैं गर्म करके दिखाऊंगा तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण भी एक संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? संयोजन अभिक्रिया का क्या था व्याख्या? कि कोई दो तत्व हों और एक उत्पाद बना रहे हों, दो अभिकारक हों, एक उत्पाद बने, वही है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन कर दे। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो भी आप मान लीजिए कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, संयोजन अभिक्रिया हो, कोई भी अभिक्रिया हो, अगर उसमें उत्पाद के साथ हीट निकले यानी ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा आपको छेप दे, बोलते हैं ना कि उसने छेप दिया, तो अभिक्रिया जो है आपको छेप दे, तो वही है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या समझे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण समझते हैं। जैसे आप मीथेन लीजिए, प्राकृतिक गैस कहते हैं मीथेन को। मीथेन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब थोड़ा गर्म करेंगे तो एक CO2 निकलेगा और 2H2O निकलेगा, प्लस हीट भी निकलेगी। तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया ही हो गई। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? कैसे? जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है हम ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, अब सांस बाहर फेंकते हैं तो गरम गरम हवा निकलती है, यानी ऊष्मा हमने बाहर छेप दिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को विशेष नाम श्वसन दिया गया है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। देखिए, ये ग्लूकोज है और ये हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन जो है उससे क्रिया करके CO2 निकालती है, जो हम सांस बाहर निकालते हैं CO2 होता है, प्लस थोड़ा नमी वाला होता है और प्लस ऊर्जा होता है, जो हीट निकलता है उसे ऊर्जा बोलेंगे। शाक सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? ये अच्छा पूछेगा। इसको मान लो अभी तक मैं देखा हूँ कोई भी टीचर इस बारे में बताया नहीं है, तो इसको आप देखिए NCERT में ही सिर्फ ऐसी बातें दिखेंगी कि जैसे शाक सब्जियां हैं उसका विघटन हो जाए, आप उसको दबा दें कहीं पे, जैसे रख दें एक जगह पर,
तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो सड़ तो जाएगा, लेकिन उसमें से थोड़ी थोड़ी गर्मी निकलती रहेगी, वो भी उसमें छेपता रहेगा आपको। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा छेपी ही होगी। अब दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, वियोजन यानी अपघटन। अभी जुड़ रहा था संयोजन में, फिर ऊष्मा छेप रहा था। अभी वियोजन यानी उसका वियोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, वो अलग हो रहा है, ऐसा नाम से ही समझ में आ रहा है। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए, यह किस कलर का है। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग देखिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए और सूंघिए यह कैसी महक रही है। क्वथन नली के सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करें। क्वथन नली की इसके सिरे को अपनी ओर ना करें, बस गैस को अपनी तरफ करना है हल्का सा। क्वथन नली फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि यही है कि उसको आप नाक के सामने ना करें, बट गैस को ऐसे हाथ से थोड़ा लेके सूंघ सकते हैं। इस अभिक्रिया को भी हम दिखा सकते हैं आप कहें तो, वैसे आप तो ही बोलेंगे नहीं, दिखा ही देते हैं। फेरस सल्फेट वाली अभिक्रिया क्या होता है। सॉरी ये नहीं है। पता नहीं क्या है, चलिए देखते हैं, हम इसको समझते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक गंध को आप भी सूंघ सकते हैं। फेरस सल्फेट जब हम उसमें हीट देते हैं तो वह फेरिक ऑक्साइड बनता है और साथ में ये 2 गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। हमने बोला था वियोजन यानी कुछ टूट टूट कर ऐसा होगा, तो एक अभिक्रिया इधर थी उसको कई हिस्सों में तोड़ दिया तो ये वियोजन हो गया, उसका अलग हो गया। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 गैसें हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी वियोजन अभिक्रिया है। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था, कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर भी आता है, संगमरमर का पत्थर आप उसको बोल सकते हैं। जब उसको आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इसका भी पढ़ लेंगे, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योग में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ हीट दी, हीट यानी ऊष्मा दी, तो ये ऊष्मीय वियोजन हुआ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझने की। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा जब देंगे, उसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस अभिक्रिया को हम देखेंगे क्योंकि ये अभिक्रिया है हमारे पास। कहाँ कहाँ ओपन हो जाता है भाई, एडिटर कैसी की तैसी। देखिए हम यहाँ से देखेंगे सॉरी इसको नहीं, ये मीथेन वाला था। देखिए यहाँ हमने इसका हल्का पीला रंग का है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था। अब हमने इसको हीट दी, CO2 इसका निकल गया। अब यह प्योर वाइट जैसा दिख रहा है। देखिए प्योर वाइट, जो प्योर वाइट होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है।
सॉरी यार, क्या ओपन हो जा रहा है। कहाँ थे, कहाँ है। यहाँ हमने पढ़ा था, यहाँ थे हम। तो हमने देखा जब ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो CO2 इसका अलग हो जाता है और कैल्शियम CO2 अलग हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड बचता है। तो आगे देखते हैं। एक और इसको देखिए। एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हो रहा है। ये भूरे रंग का इसमें से धुआं निकलेगा। क्या हमने लिया था? लेड नाइट्रेट को लिया था और हमने उसको गर्म किया तो भूरे रंग का धुआं निकला। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। लेड नाइट्रेट ऐसे लिया, हमने ताप दिया और लेड ऑक्साइड बना। लेड ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी और ऑक्सीजन गैस बनी। चलिए और कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं। अब देखिए, आपने क्या क्या पढ़ा, कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ी? एक संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, एक वियोजन अभिक्रिया पढ़ी और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी। और जो वियोजन होता है ऊष्मीय अपघटन कहलाता है, अगर ऊष्मा के द्वारा हुआ है तो। ऐसे ही जो जलीय होता है, विद्युत के द्वारा जल का अपघटन किया जाता है। जल का वैद्युत अपघटन। अपघटन यानी अलग करना। जल के जो H2 और O होते हैं उसको अलग अगर करेंगे तो वैद्युत से ही कर सकते हैं, इसीलिए इसको अलग नाम दिया गया, वैद्युत अपघटन। तो आप इसको जल को अलग करेंगे वैद्युत से, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का एक सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। सूर्य के प्रकाश में आप सिल्वर क्लोराइड को रख दें, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखें, यह सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा, यानी इसमें क्लोरीन हो जाएगा क्लोराइड में। तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर अलग कर देगा और ब्रोमाइड को अलग कर देगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। कौन कौन सी अभिक्रिया का? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाली अभिक्रिया का श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया हुई? किस प्रकार की? ये सूर्य है ना, तो सूर्य का प्रकाश है, ऊष्मा तो है इसमें भी, लेकिन ये प्रकाश वाली ऊष्मा है तो इसको प्रकाशीय अपघटन बोलेंगे। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में कारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हमने ऊष्मा छोड़ा तो ऊष्मा छेप दिया तो ऊष्मा छेपी हो गया। अब अगर हम उसको शोषण कर लें, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लें, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। एक परख नली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, इसे 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छुएं। आप कैसा महसूस करेंगे? क्या अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी है? अब हम एक और अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। A B से चिन्हित हुई 2 परख नलियाँ लीजिए। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक परख नली के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परख नली A तथा B में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंगों की तुलना कीजिए। चलिए हम तुलना करते हैं। कॉपर सल्फेट में आयरन की कील डाल डाल के क्या कर रहा है, जो हमारे पास भी है कॉपर सल्फेट, ये सिल्वर ब्रोमाइड वाला है। देखिए ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेना था, हमने जलीय विलयन बना लिया।
कॉपर सल्फेट का। अब हमने आयरन की 2 कील ली और इन दोनों कील को हमने इसमें देखिए डाल दिए। अब हम थोड़ा वेट करेंगे, इसको देखेंगे अब क्या कैसे करता है। अब देखिए ये विलियन हरे रंग का हो गया। ये सब क्या देखना पड़ता है, हरा रंग का हो गया नीला वाला। और जो इसमें 2 कील है उस कील को निकाल के देखते हैं हम। देखिए यह कॉपर के कलर की हो गई है कील। पहले ये क्या थी, एक तरह की आयरन की कलर थी। ये दोनों अभी कॉपर कलर हो गई हैं। आप देख सकते हैं इसको कॉपर कलर, क्योंकि इसमें कॉपर की एक परत जमा हो गई है कॉपर सल्फेट से निकल के। तो आगे हम देखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन के बाहर निकाली गई लोहे की कील इस तरह दिखाई देगी और लोहे की कील ओरिजिनल इस तरह। हमने भी देखा कॉपर सल्फेट का विलयन इधर है और ये परख नली अभिक्रिया का मिश्रण। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? इस बात को जानने के लिए Fe और CuSO4 का अभिक्रिया कराना पड़ेगा। CuSO4 का एक्वस यानी जलीय विलयन और Fe यानी सॉलिड, एस अवस्था यानी सॉलिड, इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो आयरन सल्फेट बनेगा, जो कि आयरन सल्फेट क्या होता है, एक्वस यानी घोल में ही बनेगा। Cu ये कौन से कलर का था, नीले कलर का था। बाद में कौन से कलर का बना, हरे कलर का बना। और कॉपर जो उसमें जमा हो गई वो अलग। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित या हटा दिया। देखिए जो लोहा था कॉपर सल्फेट, विलयन का नाम ही कॉपर सल्फेट है, तो उसमें से कॉपर को हटा दिया और कॉपर खुद के ऊपर जमा कर लिया, यानी खुद चिपक गया कॉपर के। कॉपर को हटा गया और खुद चिपक गया, विस्थापित कर दिया यानी हटा दिया। इस अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कॉपर सल्फेट जो था, अब इसमें जिंक की अभिक्रिया कराएंगे हम, देखेंगे क्या होता है। जब जिंक और कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया कराया गया तो जिंक सल्फेट बन गया। हमने अभिक्रिया श्रेणी भी पढ़ी है, उसमें देखा है कि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर देगा, बोलेगा तू हट, मैं बैठ जाऊँगा तेरे दर पे। तो इसमें भी कॉपर आएगी, क्योंकि कॉपर को जब अलग कर दिया तो। और ऐसे ही लेड में भी कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करने पर कॉपर से ज़्यादा लेड भी अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ये भी विस्थापित कर देगा। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यही है विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए, दोनों विलयनों को मिला लीजिए। आपने क्या देखा, सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त परख नली, बेरियम सल्फेट के विलयन युक्त परख नली, दोनों को जब हम लेते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ आगे ऐसा पाते हैं। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, यानी जल में नहीं घुलता, इसीलिए उसको अविलेय यानी नहीं घुलता, इसीलिए उसको अवक्षेप बोलते हैं। अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अवक्षेप का मतलब क्या है, जो जल में ना घुले। जब हमने सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के विलयन से कराई तो हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिल गया, यानी ये दोनों आपस में चेंज हो गए। देखो सोडियम सल्फेट की जगह चला गया, सोडियम सल्फेट की जगह था जो क्लोराइड की जगह में सोडियम चला गया, और बेरियम क्लोरीन की जगह था जो सल्फेट की जगह आ गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बेरियम होता है वो 2+ तथा जो सल्फेट होता है वो 2- की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, तो उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयन शेयर हुए हैं। इसका 2+ उसका 2- था, इसलिए इन दोनों ने कॉम्बिनेशन बना लिया। इस अभिक्रिया को भी हम देख लेते हैं कि कैसे इसका सफ़ेद अवक्षेप बनता है बेरियम का। बेरियम भी है हमारे पास।
बेरियम 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 बेरियम। देखिए कॉपर क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, देखिए बन गया सफ़ेद और छेप। ठीक, यही होता है। फिर से देखेंगे, देखिए हमने इसको बेरियम क्लोराइड लिया और सोडियम सल्फेट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया और ये बन गया हमारा सफ़ेद और छेप। और सफ़ेद और छेप के अलावा जो जली विलयन है वो अलग रहता है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब चलिए अपचयन एवं उपचयन पढ़ते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत चढ़ जाती है। कैसे चढ़ जाती है भाई, थोड़ा देखें तो। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। ठीक है, इसमें हमने कॉपर चूर्ण लिया, इसे हमने गर्म किया तो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर 2 ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। जब कॉपर में ऑक्साइड जुड़ गया, जैसे कॉपर नॉर्मल नहीं जुड़ा, जब उसमें गर्म किया उसको तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, जैसे कॉपर ऑक्सीजन ताप करने पर कॉपर ऑक्साइड बन गया। यदि इस गर्म पदार्थ CuO कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। अभी ये काली परत की है, इसमें बोला है कि काला पदार्थ बन गया है ये चीज़, लेकिन अगर इसी के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो क्या हो जाएगा, या भूरे रंग का हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड और H2 इसमें अभिक्रिया करा दें तो CuH2 हो जाएगा, कॉपर अलग और H2 अलग, ये जो भूरे रंग का निकलेगा ना वो अलग। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उपचयन। अच्छा, 2 वर्ड हैं हमारे पास, उपचयन और अपचयन। अपचयन का मतलब घटना होता है, सीधे समझ में आ रहा है। अपचयन, अपचयन। उप यानी उपचयन, ऊपर कर दिया चयन यानी ऊपर हो गया, यानी ऊपर उसके जुड़ गया, तो उपचयन में जुड़ता है और अपचयन में घटता है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है, कॉपर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन में चिपका दिया जाता है, तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। हाँ सॉरी, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उपचयन हुआ है, और जब ऑक्सीजन का ह्रास हो तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ, यानी अप घट गया, अपचयन हो गया, और उप यानी ऊपर जब जुड़ जाए तो। चलिए और देखते हैं। अभिक्रिया में कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। अभिक्रिया में हमने देखा कि कॉपर 2 ऑक्साइड, इसको हम कॉपर ऑक्साइड ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये कॉपर 2 ऑक्साइड है। कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यानी ऑक्सीजन इससे अलग हो गया, घट गया, तो कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ है, क्योंकि इसमें अपचयन हो रहा है तो अपचयित हो गया बेचारा, अपचयित हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अब देखो इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो गई, ये तो अपचयित हो रहा है ना, वो नाराज हो रहा है कि मेरे से हट गया, अपचयित हो रहा है, और ये उपचयित हो रहा है, ऊपर चढ़ गया इसमें ऑक्सीजन, तो उपचयित हो रहा है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन एवं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब उपचयन अपचयन दोनों हो जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन में जिंक से ऑक्साइड को हटा लिया जाता है, ऑक्सीजन को कार्बन में जुड़ गया, तो एक तरह कार्बन में जुड़ा और एक तरह जिंक से हटा, तो उपचयन और अपचयन दोनों हो गया। ऐसे ही मैग्नीज में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, और देखते हैं। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन अपचयित होकर, देखिए कार्बन अपचयित हो गया, कार्बन
कार्बन उपचयित होकर, कार्बन में जुड़ा है तो उपचयित ऊपर हो गया, उपचयित होकर CO बन गया तथा ZNO अपचयित हो गया, निराश हो गया, उससे ऑक्सीजन हट गया, ZNO अपचयित हो गया। अब क्रिया 1.32 में HCl Cl2 में अपचयित हो गया। अब देखो 2 वर्ड हमने सुने कि ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन घटना। अब और देखेंगे कि हाइड्रोजन जुड़ना और हाइड्रोजन घटना। आप और एक और होता है इलेक्ट्रॉन जुड़ना, इलेक्ट्रॉन हटना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसमें बाकी के चीज़ घटते हैं, यानी कि किसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, उपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन घट जाता है, इलेक्ट्रॉन घट जाता है। और जो अपचयन होता है उसमें ऑक्सीजन घटता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। तो आप देखेंगे कि HCl में Cl2 में उपचयित हो गया। देखिए H हट गया। वैसे तो जब उपचयित यानी ऊपर ऑक्सीजन जुड़ता है तब उपचयित बोलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तभी भी उपचयित बोले जाएंगे। तो इसमें से हाइड्रोजन घट रहा है तो उपचयित। तथा मैग्नीज ऑक्साइड में, मैग्नीज क्लोराइड में अपचयित हो गया। जो ये MnO है उसमें MnCl2 बन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, ऑक्सीजन हट गया, इसमें से ऑक्सीजन हट गया। जब हट गया तो अपचयित हो गया, क्योंकि जब ऑक्सीजन हटता है तो अपचयित होता है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जस्ट उल्टा। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? संक्षारण उपचयन अभिक्रिया का ही ये वो है कि ऑक्सीजन जब खाना में संक्षारण है ना, तो जब ऑक्सीजन ऐसे नॉर्मल वायु में किसी चीज़ में पड़ जाती है तो नम्र हवा में और ऑक्सीजन में वो चीज़ में मूर्छा लग जाता है, जिसे आप जंग मूर्छा संक्षारण बोल सकते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाले परत के रंग पर ध्यान दिया? जब कोई धातु अपने पास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, आप जानते हैं चांदी काली पड़ जाती है। आप चांदी का कुछ भी पहने तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते आते और नम के उसमें आते आते नमी के उसमें वो काली पड़ जाती है। ऐसे ही कॉपर भी या तांबा भी ऐसे ही होता है, हरी परत उसमें चढ़ जाती है। चलिए पूरा हो गया है। संचरण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च हो जाता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। विकृत गंधिता क्या है? रैंसिडिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसा होता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ जाती है, जुड़ जाती है, तो वो गंध देने लगता है। अभी देखेंगे आप। उपचयित होने पर यानी ऑक्सीजन जुड़ जाने पर तेल एवं वसा विकृति गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन यानी ऑक्सीजन जुड़ने का जो जुड़ रहा है ऑक्सीजन, उसको रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, एक तरह का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसके प्रति उल्टा काम करने वाला तो प्रतिऑक्सीकरण, वो ऑक्सीकरण को रोकेगा तो वो प्रतिऑक्सीकरण कहलाएगा। मिलाया जाता है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से, वायुरोधी जिसमें वायु प्रवेश ना करे उसमें खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों से युक्त कर दिया जाता है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ऑक्सीजन उसमें नहीं जुड़ेगी क्योंकि नाइट्रोजन है। चलिए प्रश्न भी किसी दिन कराएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।